राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना संपन्न हुई और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश की जनता ने भाजपा की झोली में 115 सीटें डाली है, तो वहीं 69 सीटों पर संतोष करना पड़ा है सत्ताधारी कांग्रेस को। तो वहीं इस बार अन्यों के खाते में महज 15 सीटें गई हैं। क्या है अन्यों का ग्राफ कम होने का समीकरण? बागियों ने किसका बिगाड़ा खेल? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। अनिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस बार का विधानसभा चुनाव परिणाम काफी चौंकाने वाला रहा। कई दिग्गज इस चुनावी रण में धराशायी हो गए। कई नए चेहरे देखने को इस बार मिले। जिस प्रकार से आपने चुनाव से पहले भी विश्लेषण किया था, मतगणना से पहले भी विश्लेषण किया था, निर्दलियों का जो ग्राफ है, निर्दलियों को भी कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। कई एग्जिट पोल थे, वो निर्दलियों को मुश्किल से 5 से 10 भी मान के चल रहे थे। 15 निर्दलीय, और कहीं ना कहीं उनका रोल जरूर आंका जाना चाहिए। आपकी नज़र में इन 15 जो सीटें हैं, इनको लेकर के जैसे बात करें भीलवाड़ा की, सबसे पहले बात कर लेते हैं। भीलवाड़ा में निर्दलीय के बीच में टक्कर रही, तो भीलवाड़ा सीट पर जो प्रयोग किया गया, नए प्रत्याशी को दिया गया, आरएसएस का गढ़ माना जाता है, वहां पर एक नया चेहरा, एक युवा चुनाव जीत करके आता है। क्या कहेंगे सर? भीलवाड़ा जो है वो बिल्कुल अनूठा प्रयोग है भारतीय राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में जी। 3 बार से विठल शंकर अवस्थी भारतीय जनता पार्टी की जीत रहे थे। सांसद हो, विधायक हो, सभापति बने, बीजेपी संग जय श्री राम भीलवाड़ा में गूंजता रहता है। लेकिन काम के नाम पर न तो सांसद कोई काम गिना सकते, वहाँ के हर बार जीत जाते हैं, न विधायक विठल शंकर अवस्थी कोई काम गिना सकते। जनता में बहुत रोष था और बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं में, भाजपा के नहीं, संगठन के जो विचार परिवार के लोग थे, उनमें बड़ा रोष था। और वो इस बात से संतुष्ट नहीं हुए कि विठल शंकर अवस्थी को चौथी बार भी चुनाव लड़ा के जिताया जाए। जी। नतीजतन वो एक ऐसे व्यक्ति को घर से लेके आए जो नॉन पॉलिटिकल आदमी था, चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, राजनीति में उतरना ही नहीं चाहता था, सिर्फ और सिर्फ गौ सेवा और हिंदुत्व, एक भगवा विचार परिवार का सदस्य, उसे ले आए। और जब जुलूस निकला उनका, तो 10,000 के आसपास लोग, 1.5-2 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला जी। जिसमें भाजपा के 2 पूर्व जिला अध्यक्ष मौजूद थे, LL तेली और लक्ष्मीनारायण डाढ़ सभापति रह चुके नगर परिषद के, वहाँ पर इलेक्टेड। लक्ष्मीनारायण डाढ़ नॉमिनेटेड UIT चेयरमैन रह चुके और जिला अध्यक्ष भी रह चुके। और एक बड़े पर्यावरणविद हैं वहाँ, बाबूलाल जाजू, वो भी पैदल चल रहे थे। और हुजूम का हुजूम जी। भाजपा के लोग, संघ परिवार के, विचार परिवार के लोग साथ हो लिए उनके। जी। पहले तो कहा गया कि ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। 2 केंद्रीय मंत्री यहाँ से गए, जी। गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रहलाद जोशी, समझाने के लिए। और जब वो समझाने के लिए गए तो साफ मना कर दिया वहाँ पे बगावत करने वालों ने कि नहीं, ये नहीं चलेगा, हम पार्टी की तरफ से दिए गए टिकट का सम्मान नहीं कर सकते और हम हर हाल में अपने ही परिवार के, विचार परिवार के ही सेवाभावी, गौ भक्त और बहुत सारा काम मैं गिना सकता हूँ जी, वो करते रहे। तो उनको मैं ये बोलता रहा कि वो लोग बोलते रहे और उनको भेज दिया वापस, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो नहीं सुनी उन्होंने बात, और अंत में वो 10,000 वोट से जीत गए। लेकिन सेकंड नंबर पर आए कांग्रेस के ओम नारायणीवाल, और तीसरे नंबर पर चले गए विठल शंकर अवस्थी, जो 3 चुनाव से लगातार जीत रहे थे और अंध होके, समर्थक होके जी, बीजेपी के लोग, संघ के लोग उनका काम करते थे। इस बार उनके बूथ पर खाली कुर्सियां देखी गई, और वो लोग जो कल तक उनके बूथों पे बैठते थे, वो अशोक कोठारी के बूथ पर बैठने गए। अशोक कोठारी जनता का काम करने के लिए कमिटेड है जी, ट्रेडिशनल राजनेता नहीं है, पहली बार राजनीति में उतरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोकसभा का जब चुनाव आएगा जी, तो जैसे विठल शंकर अवस्थी हैं, वैसे के वैसे वहाँ के सांसद सुभाष बहेड़िया हैं। वो भी कोई काम नहीं गिना सकते, कभी उन्होंने किसी का काम किया हो, भीलवाड़ा के लिए कुछ किया हो, नहीं गिना सकते जी। इसलिए अब भाजपा को सोचना पड़ेगा कि भीलवाड़ा में ऐसा व्यक्ति लोकसभा चुनाव उतारा। ये भाजपा के लिए एक सबक है जी, जो वहाँ के लोगों से सलाह करके उतारा जाए,
वहाँ के लोगों की जनभावना को देख के, जिसने काम किया हो 5 साल 10 साल 15 साल काम करने वाले व्यक्ति को, सिवाय इसके कि वो गुरु दक्षिणा दे, गुरु पर्व पे जाकर और कुछ लोगों को राजी रख ले, इस आधार पर टिकट अब वहाँ नहीं दिया जा सकेगा लोकसभा चुनाव में। ये एक बड़ा परिणाम। और आने वाले 5 साल में ऐसा निर्दलीय व्यक्ति चुनाव लड़के आया है, सेवा भावी, क्या वो सेवा भावना बरकरार रहती है, ये उनके लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है जी। क्योंकि लोग जायज़ नाजायज़ सब तरह के काम करना चाहते हैं अपने विधायक से, और ये स्पष्टवादी ऐसा व्यक्ति है जो सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। इसलिए क्या सिद्धांतों से समझौता नहीं करने वाला व्यक्ति राजनीति में टिका रह सकता है, ये भी सवाल निशान 5 साल तक रहेगा, और इसका जवाब हमें उनके कार्यकाल में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। बाप की 3 सीटें आई हैं इस बार। हाँ, बाप क्या है कि बीटीपी, वहाँ पर बीटीपी का असर खत्म हो गया बांसवाड़ा डूंगरपुर में, जी। जिसको वागड़ कहते हैं। वहाँ पे पूरा इलाका चूंकि आदिवासियों के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए रिजर्व है, वहाँ सरपंच से लेकर सांसद तक एसटी के अलावा कोई व्यक्ति बन नहीं सकता, एससी भी नहीं बन सकता, सामान्य वर्ग भी नहीं बन सकता, ओबीसी भी नहीं बन सकता जी। तो इसलिए वहाँ बाप खड़ी हो गई, नई पार्टी। बाप ऐसे खड़ी हो गई कि 2 विधायक थे उनके, एक रोत और एक दूसरा ने उनको मना कर दिया कि हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है कि दोबारा कोई आदमी चुनाव लड़े। अब ये राजनीति में कहाँ संभव है ऐसे सिद्धांत का पालन करना। बिल्कुल। तो वो दूसरी पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी खड़ी हुई, बीजेपी बाप जी। और वो 3 सीटें लेके आ गई और बीटीपी खत्म हो गई, और इन तीनों सीटों पर बीजेपी नंबर 2 रही है। इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ जी। खूब मुख्यमंत्री ने प्रयास किया था, खूब दौड़ धूप की थी, हालांकि बड़े नेता कैबिनेट मंत्री वहां से जीत गए हैं कांग्रेस के जी। मालवीय, लेकिन बीटीपी की जगह बाप का आना और नंबर 2 पर बीजेपी का रहना कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, ये समझना चाहिए। जी बिल्कुल। बाप ने 3 सीटें ले ली, लेकिन आपका खाता भी नहीं खुला। हाँ, बाप से तो बाप थे और आप तो आखिर आप हैं जी। आपने दरअसल सीरियसली चुनाव लड़ा ही नहीं। पहले वो बहुत जोश में आए थे, लेकिन दिल्ली में जिस तरह उलझ गए, उनके कई बड़े नेता जेल चले गए, सत्येंद्र जैन चले गए, सिसोदिया चले गए, फिर संजय सिंह चले गए, तो आम आदमी पार्टी को अपनी संभालने की पड़ी है। वहाँ पर दिल्ली में और पंजाब में उनकी सरकार है, वो भी एक परीक्षा की घड़ी है उनके लिए, वहाँ सरकार को चलाना। तो आम आदमी पार्टी ने जिस जोश खरोश के साथ राजस्थान में प्रवेश किया था, उस जोश खरोश के साथ चुनाव लड़ा ही नहीं, वो गंभीरता आई नहीं चुनाव में, जोर लगाया नहीं, इसलिए बाप तो ले गए 3 सीट और आप रहे 0। बिल्कुल। लेकिन सर, बात करें बहुजन समाज पार्टी की, जो काफी महत्व रखती थी, और बहुजन समाज पार्टी के विधायक सरकार बनाने में भी काम में आए और काफी चर्चा में रही राजस्थान में, लेकिन ग्राफ लगातार गिरता गया। इस बार देखा जाए तो महज 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा बहुजन समाज पार्टी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी जहां भी जीतती है वहां वो कांग्रेस के वोट ले आती है, कांग्रेस को हरा देती है जी। जीते नहीं तो भी कांग्रेस को हराने का काम आती है वो, उसको लोग इसलिए भाजपा की बी टीम कहते हैं। तो हर बार 6 जीत के आते और फिर कांग्रेस के समर्थन में चले जाते, गहलोत उनको मिला देते, कांग्रेस के समर्थन में जाकर सरकार का समर्थन कर देते। जी। जनता ने इस बार बाइपोलर वोटिंग की है जी। द्विध्रुवीय चुनाव हुआ है ये, लोगों ने सरकार बनाने या नहीं बनाने के लिए वोट दिया है। जी। मैं पहले मानता था कि जो 26 सीटें थी पहले आम आदमी पार्टी को छोड़ दें, जो बीटीपी, सीपीएम, बीएसपी और ये जो पार्टी है हनुमान बेनीवाल की निर्दलीय, सब मिला के 26 से पहले 27 में सुभाष गर्ग थे, वो कांग्रेस साथ मिलकर लड़े थे, अभी भी कांग्रेस साथ मिलकर लड़े हैं, तो इसलिए वो जीत गए। उनकी जीत तो कांग्रेस ही जीती कही जाएगी क्योंकि अलायंस में थे, इसलिए जो अन्य जीते हैं वो 15 नहीं 14 ही हुए। सुभाष गर्ग तो कांग्रेस के साथ अलायंस में जीते हैं जी। तो कांग्रेस भी 69 नहीं हो गए, 70 है अलायंस के साथ जी। तो जो वो 26 लोग थे, मेरा अनुमान था कि बिखराव ज़्यादा होगा तो 30 तक पहुंच जाएगी जी। लेकिन जनता ने मैंडेट दिया है बाइपोलर, द्विध्रुवीय, या तो गहलोत की योजनाओं पर या मोदी के आह्वान पर, मोदी की भक्ति या गहलोत की युक्ति। जी। तो आइदर वे में वोट दिया गया है, इसलिए वो जो 12 लोग कम हुए हैं जी निर्दलीय और तीसरे पक्ष से, वो 12 इधर सीपीएम में बढ़ गए, इधर बीजेपी में बढ़ गए। तो बीजेपी में बढ़कर के जो सीटें आई है 100 के ऊपर जी। और जो पहले भ्रम भर फैला हुआ था कि 100 पार करेगी नहीं करेगी, वो उन अन्य 12 विधायकों ने यानी 12 सीटों पर जो जीत हो सकती थी, ये पहले जीती हुई थी, वो 26 से 14 रह गए। तो 12 सीटें बाइपोलर इलेक्शन में, बाइपोलर मतदान में वो एक पक्ष के साथ चली गई सरकार बनाने के लिए। लोग नहीं चाहते थे कि फिर तमाशा हो,
सरकार इसकी बन रही है, उसकी बन रही है, बाड़ेबंदी हो रही है, इस तमाशे से ऊब गए लोग। जी, क्लियर मैंडेट देना चाहते थे लोग, और क्लियर मैंडेट में बीजेपी के पक्ष में मोदी के आह्वान पर वोट पड़ा, हिंदुत्व पर वोट पड़ा, राष्ट्रवाद पर वोट पड़ा। इस चक्कर में कांग्रेस हाशिए में चली गई। और लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि जो बागी निर्दलीय जीत के आए हैं, जी, अशोक कोठारी का तो मैंने उदाहरण दिया है, जी, चंद्रभान आख्या चित्तौड़ में ले लीजिए। जी, अशोक कोठारी के केस में बीजेपी तीसरे नंबर पर गई, 3 बार के एमएलए तीसरे नंबर पर रह गए। बिल्कुल, चंद्रभान आख्या के संदर्भ में तो शायद बीजेपी की जमानत भी नहीं बची और वो फिर तीसरे नंबर पर चले गए, कांग्रेस नंबर 2 आई। 19,913 वोट है। हाँ, तो जमानत नहीं बची बीजेपी की। जी, और आख्या जो वर्तमान विधायक थे, उनका टिकट काटा गया, वो निर्दलीय जीत कर आ गए। जी, और कांग्रेस से उनसे 8-10 हजार वोटों से 6,000 वोटों से जीत हुई है उनकी, शायद 6,823 6,000 वोटों से जीत हुई है जी, चंद्रभान आख्या की। जी, बिल्कुल, बीजेपी तीसरे नंबर पर, जमानत जब्त। बिल्कुल 19,000 वोट मिले महज, और जो कि विद्याधर नगर से चुनाव लड़े थे, बड़ी जीत उनकी दर्ज हुई थी विद्याधर नगर में हाँ, जब। वो विद्यानगर से टिकट काट के उनको वहां भेजा गया, उनके साथ तो जाती हो गई एक तरह से। जी, वो नहीं लड़ते ज्यादा बेहतर होता। जी, जीवाराम चौधरी सांचौर से, सांचौर। वहां सांसद लड़ रहे थे बीजेपी की टिकट पे, देवाराम देवजी पटेल देवजी पटेल तीसरे नंबर पे गए, तीसरे नंबर पे चले गए वो, और अंतर भी बहुत भारी रहा है मेरे ख्याल से। 64,983 मतों से पीछे रहे हैं जीतने वाले प्रत्याशी से, तीसरे नंबर पे रहे, उनको 30,535 मत मिले हैं केवल देवजी भाई पटेल को, जबकि इनको 65 हजार ऐसे कुछ मिले हैं, 95,000। 95,518 जीवाराम चौधरी को, और सुखराम विश्नोई को 90,847, देवजी पटेल को 30,535। आप देखिए कि 1/3 वोट मिले जीवाराम, जिनका टिकट काटा बीजेपी ने, उनसे देवजी भाई पटेल सांसद बीजेपी के टिकट पर। बिल्कुल, क्या वजह मानते हैं इस सांसद चुनाव हारा है? सांसद, देखिए, तीसरे विधायक होता है, सांसद होता है। सांसद होने के लिए वोट पड़ता है तो मोदी के नाम पर ही पड़ता है, वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, इंडिविजुअल टच नहीं होता, व्यक्तिगत रूप से आदमी पहचान और व्यक्तिगत रूप से पसंद नापसंद काम नहीं आती। यहाँ फॉलोइंग थी जीवाराम की, पहले भी एक बार उसका टिकट काटा था, वैसे ही हो गया था। तो जब उनका टिकट काटा तो वो दानाराम और दोनों ने मिलकर तय किया हम एक लड़ेंगे, और 15,000 लोगों की रैली के साथ प्रवेश किया उन्होंने सांचौर में। जी, 100 कारें थी, 200 मोटरसाइकिल थी, लोगों में उत्साह था जबरदस्त। और प्रवासियों में जो पकड़ है, जो देवजी भाई की पकड़ नहीं है प्रवासियों में, जो बम्बई से, अहमदाबाद से, सूरत से आके वोट डालते हैं बसें भर भर के, वो जीवाराम चौधरी की पकड़ है। जी, तो यहाँ भी भाजपा सांसद को लड़ाया, तीसरे नंबर पे गई। जो प्रयोग बीजेपी ने किया, 7 सांसदों को उतारा था चुनावी मैदान में, तो ये जो प्रयोग किया ये भारी पड़ा बीजेपी के ऊपर। यहाँ भी पड़ा और किशनगढ़ में पड़ा। भागीरथ चौधरी तीसरे नंबर चले गए, सांसद अजमेर के। जी, और विकास चौधरी, इसका टिकट काटा, जो 65,000 वोट लेके आया था पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर, वो कांग्रेस में चला गया और जीत गया। जी, और वहां पर भी 5-6 हजार का अंतर रहा है निर्दलीय विधायक से, सुरेश टांक से 3,620 3,000 का अंतर रहा है मात्र। जी, तो वो नंबर 2 पे आए, नंबर 3 पे चले गए, शायद इनके वोट भी बहुत कम है। 37,534 37,000 विकास चौधरी के शायद 90,000 वोट होंगे। 83,645 विकास चौधरी। 83,000 विकास चौधरी, नौजवान लड़का जिसका टिकट काटा बीजेपी ने, कांग्रेस में चला गया, और अजमेर के सांसद को उन्होंने इतनी बुरी यहाँ भी शायद जमानत जब्त होने की स्थिति में 46,000 का गैप है इनका। हाँ, मेरे ख्याल से 33-35 हजार चाहिए थे जमानत जी, के लिए। बिल्कुल। अब आते हैं हम रविंद्र सिंह भाटी पर, जिनको बीजेपी में लिया गया चुनाव के दौरान ही। जी, जब चुनाव का हल्ला गुल्ला था, लेके आए इनको रविंद्र सिंह भाटी को, उनको फिर टिकट नहीं दिया, तो निर्दलीय खड़े हो गए शिव से। जी, और मजे की बात यह है कि जिनको कांग्रेस से टिकट नहीं दिया गया, वो भी निर्दलीय खड़े हो गए। फतेह खान, जी, अमीन खान को पीछे खदेड़ के, और बीजेपी के कैंडिडेट को पीछे खदेड़ के, यहाँ पर टक्कर दो निर्दलियों के बीच में रही है। रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी का बागी और कांग्रेस का बागी फतेह खान, दोनों के बीच रही, और हार जीत 3,650 वोटों से हुई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि रविंद्र सिंह भाटी एक छात्र नेता प्रख्यात, उस इलाके के, बीजेपी में आए थे, एन वक्त पे टिकट नहीं दिया गया, उनको लगता है कि उनके साथ वादा खिलाफी की गई, जी, जो भरोसा देकर उनको लाया गया, किसी ने उनकी टिकट रुकवाई, कटवाई, जो भी समझ लें, उसका नतीजा ही निकला कि वो बीजेपी को खदेड़ के, कांग्रेस को खदेड़ के, दोनों निर्दलीय आपस में लड़े और 3,000 वोट से तो शायद सबसे युवा विधायक बनकर विधानसभा में पहुंच रहे हैं। हाँ, रविंद्र सिंह जी, बिल्कुल। और यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी अमीन खान थे, वो तीसरे नंबर पर गए। हाँ, और चौथे नंबर बीजेपी गई है। जी, बिल्कुल। चौथे नंबर पर 22,000 मत ले पाए हैं रामस्वरूप सिंह खर्रा, जो कि चुनाव मैदान में थे। 22,820 मत लेके गए, लगभग 56,000 वोटों का अंतर रहा। 56,000 वोट से बीजेपी पीछे रही, बिल्कुल, अपने बागी से, बिल्कुल, जिसको पार्टी में लाकर टिकट नहीं दिया था। जी, बिल्कुल।
आरएलपी को लेकर के क्या आपका अनुमान है सर? जिस प्रकार से आरएलपी का बोलबाला था, दबदबा था, हनुमान बेनीवाल लगातार हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ रहे थे, पूरे प्रदेश में हनुमान बेनीवाल का बोलबाला दिख रहा था कि किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे और उन्होंने कहा कि हम सत्ता चलाने वालों को टाइट करके रखेंगे, हमारी भूमिका वो होगी। लेकिन उनकी खुद की सीट फंसी रही, अंत तक कभी आगे कभी पीछे, मुश्किल से 2000 कुछ वोटों से वो खुद जीत पाए। अपनी पार्टी के प्रमुख सुप्रीमो रहे, सांसद थे, चुनाव मैदान में उतरे और सांसद तो आज भी हैं वो जी अगर इस्तीफा नहीं देंगे, जी, सांसद ही थे तो सांसद हैं, बने रहेंगे मई तक, अप्रैल तक। लेकिन आरएलपी का क्या भविष्य मानते हैं? इस प्रकार से अगर डाउनफॉल आया है, ग्राफ नीचे गिरा है, तो क्या मानते हैं सर आप? देखिए, जब किरोड़लाल मीणा हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे, ये प्रचारित किया जाता कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जी और जैसे जैसे हेलीकॉप्टर में उड़ते आते अन्य जातियां उनके पार्टी के खिलाफ, जो भी पार्टी संगमा की लेके आए थे वो, जी उसके खिलाफ यूनाइट होती थी, कंसोलिडेट होती थी, पोलराइज होती थी। जी जब मैं उस वक्त भी कहता था कि डबल फिगर में नंबर नहीं आएगा, जब पूरे राजस्थान में वो घूम रहे थे हेलीकॉप्टर पर। यही स्थिति हनुमान बेनीवाल की थी, पूरे राजस्थान में उन्होंने कई जगह प्रत्याशी उतारे, शायद 77-78 प्रत्याशी उतारे। जी लेकिन जैसे वो हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, जैसे लगता है वो कहते थे डिप्टी सीएम बनेंगे, लोग कहते थे कि चाबी इनके हाथ में होगी सत्ता की, त्रिशंकु विधानसभा आएगी, इनके समर्थन से ही तो सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। तो लोग इस बात पर विचार करने के बाद उनका भाषण होता था कि हमारे समर्थन से सरकार बनेगी, हमारे हाथ में चाबी रहेगी, जी और वो ये मान के चल रहे थे कि डिप्टी सीएम बनेंगे, लोग ये कहते थे उनके लिए। तो लोगों के मन में जो कॉमन मैन है, जो उस जाति से अलग है, एक देखिए, एक जाति के आधार पर कोई दल नहीं चल सकता राजनीति में। अलायंस करना पड़ा उनको। हाँ, किया अलायंस, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की पार्टी से किया। जी राजस्थान किसी पार्टी से अलायंस करना उन्हें मंजूर नहीं था, जी तो अलायंस किया उत्तर प्रदेश की पार्टी से। वो आजाद समाज पार्टी, बसपा को नीचे बैठा दिया उसने। जहां जहां चुनाव लड़ा वहां बसपा के 6 की बजाय 2 आए इस बार, पिछली बार 6 थे, अब के 2 आए। तो 2 क्यों आए? इसलिए आए कि आजाद समाज पार्टी आ गई, रोहिता शर्मा जैसे खड़ा कर दिया, 50,000 वोट ले आए, तो ऐसे कई लोग ले आए, 20,000 40,000, तो बसपा जीती नीचे चली गई। तो बसपा के नीचे जाने के पीछे तो आजाद समाज पार्टी है, जो उत्तर प्रदेश से चलकर आई, जो मायावती से वहां लोहा ले रही है। आजाद समाज पार्टी कांशी राम के नाम को लेकर के वो खड़े हो गए, जय भीम के नीले झंडे के साथ। जी नौजवान उनके साथ उठे, तो वो 2 नौजवानों की नौजवान जाटों की पार्टी, नौजवान जय भीम वाली पार्टी, दोनों एक साथ तो हुई, लेकिन उनके पास अदरवाइज समर्थन नहीं जुटा। और लोगों ने वोट ऐसे देना है कि पानी में नहीं जाए, वोट कुएं में नहीं जाए, वोट हमारी सरकार बनाने के काम में आए, जीतने के काम आए किसी के, इस दृष्टि से वोट दिया। तो कई वोट दाएं जाते जाते बाएं चल जाते हैं अचानक, इसलिए तीसरा जो मोर्चा था, निर्दलीय थे, इतने कम हो गए, और बसपा तो आजाद समाज पार्टी के हाथों चढ़ गई, हत्या चढ़ गई जी। और ये जो है हमारे हनुमान बेनीवाल, इनको नौजवान जाट समुदाय का जो समर्थन था, जो सोशल मीडिया फ्रेंडली लोग हैं, उसके बाहर जो दाने बुजुर्ग जाट कहते हैं जी, उनका समर्थन पहले की तरह हासिल नहीं हुआ इस बार, और उनकी सरकार नहीं बन सकती थी, ये सब जानते थे। इसलिए सरकार बने, और जो नाटक पिछले 5 साल देखा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो रंगमंच पर युद्ध हुआ, पर्दे के पीछे पर्दे के आगे बाड़ेबंदी हुई, इससे परेशान थे लोग। तो उन्होंने तय कर लिया कि हमें वोट देना है तो डिसाइसिव देना है, निर्णायक वोट देना है, और निर्णायक वोट तभी हो सकता है जब दोनों में से एक पार्टी को दिया जाए। तो इसलिए निर्दलीय तो ये जो जीते ना, ये भाजपा के बागी हैं, खुद की पकड़ रखते थे, भाजपा में उनके साथ न्याय हो गया जी। तो उस अन्याय को देख के जनता में सहानुभूति भी पैदा हुई, इनकी पकड़ थी, इनके प्रति लोगों का भरोसा था, और इसी भरोसे के बूते पर ये खड़े हुए, और वो भरोसा लोगों ने जता दिया। इसलिए बीजेपी 3 से 4 नंबर पर चली गई, कई जगह सांसद 3 से 4 नंबर चले गए जो चुनाव लड़े। लेकिन बीजेपी के अधिकांश, ऋतु बानावत का उदाहरण लेता हूं मैं जी। ऋतु बानावत आई है बयाना से जी। अब इनके पति जो है वो जिलाध्यक्ष भरतपुर के जिलाध्यक्ष ऋतु बानावत पति जी। उन्होंने ऋतु बानावत की बगावत करते ही इस्तीफा दे दिया जिलाध्यक्ष पद से। जी। ऋषि बंसल मेरे ख्याल से, मेरे जहाँ तक याद पड़ रहा है, क्षमा चाहता हूँ अगर गलत बोल गया तो। बयाना से, हाँ बयाना से जी। तो ऋतु बानावत जीती हैं, इसी तरह जीती हैं कि उन्होंने अमर सिंह को हराया कांग्रेस के, और शायद 40,000 वोट से हराया। आप अंदाज लगाइए कि पूरी बीजेपी कंसोलिडेट होकर ऋतु बानावत के 40,642 मतों बड़ी का बड़ी अंतर रहा। विक्ट्री है, लेकिन बीजेपी का नाम नहीं है यहाँ पे। बीजेपी तीसरे नंबर पर रही है, 14,398 मत मिले हैं केवल। 40,000 इनके और 14,000 91,351 मतों से पीछे रही है जीतने वाले उम्मीदवार से बीजेपी। मात्र 14,398 मत मिले हैं, तो डेफिनेटली यहां पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई है।
रितु बनावत जो चुनाव जीती हैं, 1,05,749 मत इनको मिले हैं। 40,642 मतों से ये चुनाव जीती हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अमर सिंह रहे, जिन्हें 65,107 मत मिले हैं। तो वहीं तीसरे नंबर पर 14,398 वोट लाकर बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं बंसीवाल। ठीक है जी अब एक गणेश राज बंसल जीते हैं हनुमानगढ़ से, निर्दलीय। जी। उन्होंने बीजेपी इंडिपेंडेंट और हनुमान अमित साहू को, भारतीय जनता पार्टी के भारतीय अमित जनता पार्टी साहू के, उनको हराया है। 9,698 मतों का यहाँ अंतर अच्छे रहा। वोट मिले बीजेपी को। जी। और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है यहाँ हाँ, सुभाष गर्ग का तो हम जानते थे। जी। सुभाष गर्ग तो कांग्रेस से अलायंस था, कांग्रेस ने उस जगह पे कोई उतारा नहीं। विजय बंसल से कांटे की टक्कर रही उनकी भी। हाँ शायद 2-4 आगे पीछे रहे, 5,387 मतों से यहाँ पर चुनाव। विजय बंसल को बहुत लेट टिकट दिया हो, क्योंकि वसुंधरा समर्थक माने जाते थे। पहले तो उनको पार्टी में वापस लिया ही नहीं गया जी। और लिया गया तो इतना लेट लिया गया कि उनके पास शायद पर्याप्त समय नहीं था। सुभाष गर्ग मंत्री थे गहलोत सरकार में, उनके पास पूरा 5 साल था, उन्होंने पूरा काम किया। और ये अनिश्चय की घड़ी थी इनके लिए कि इनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, भाजपा में शामिल होंगे नहीं होंगे, निर्दलीय लड़ना पड़ेगा। इसलिए शायद पप्पू बंसल के नाम से विख्यात हैं विजय बंसल। बिल्कुल। वो हार गए थोड़े से मार्जिन से, लेकिन सुभाष गर्ग ने भी 5 साल पूरा अपनी जनता के साथ संपर्क बना के रखा। ये मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो इसलिए जनता ने उस संपर्क को सम्मान दिया और विजय बंसल को जो देरी हुई टिकट मिलने में, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बीएसपी ने भी 25,000 वोट लिए यहाँ पर भरतपुर की सीट पर। गिरीश चौधरी जो चुनाव लड़ रहे थे, 25,231 मत लिए। अब बाड़ी से जसवंत गुजर बीएसपी के जीते हैं। ये पहले बीजेपी में शायद थे, उनको टिकट नहीं मिला और ये जसवंत गुजर वहां चले गए बाड़ी से। जी। और गिरिराज सिंह मलिंगा को टिकट दिया, गिरिराज सिंह मलिंगा को बीजेपी ने टिकट दिया। ये कांग्रेस के विधायक थे। जी। कांग्रेस के विधायक थे गिरिराज सिंह मलिंगा, इनका टिकट कटा। इनको टिकट कटने के बाद ये बीजेपी में चले गए। जसवंत गुजर को टिकट नहीं मिला तो बसपा में चले गए। और परमार जो थे वो बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए पाए गए, लेकिन बाद में कांग्रेस में जाकर वहां से टिकट लड़ लिया, चुनाव लड़ लिया। इसलिए मलिंगा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे, जिनका कांग्रेस ने टिकट काटा था, एक बड़ी घटना हुई थी किसी बिजली कर्मचारी के साथ मारपीट की, हाथ पैर तोड़ देने की। उसके बारे में इन पर चार्ज था, आरोप था, इसलिए कांग्रेस टिकट काटा। लेकिन जिस बीजेपी ने इन पर आरोप लगाया उसी ने इनको टिकट दे दिया। जनता ने इस दल बदल को शायद मान्यता नहीं दी और जसवंत गुजर वहां पर बसपा के टिकट पर चुनाव जीत गए। जी बिल्कुल। चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे। अनिल लोढ़ा जी से जानेंगे कि अन्यों का क्या यहां पर योगदान रहा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 15 अन्य आए हैं, इनको लेकर के और क्या समीकरण बन रहे हैं, सरकार के साथ कौन कौन जा सकता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम में 15 अन्य चुनाव जीतकर आए हैं और इसी पर लगातार चर्चा जारी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी। अनिल सर, इस बार का चुनाव रोचक रहा और डीडवाना सीट भी काफी चर्चा में रही। बीजेपी से उम्मीदवार हुआ करते थे, डीडवाना से चुनाव जीतकर आए थे, मंत्री बने थे, उसके बाद टोंक शिफ्ट किया था और अब की बार उनका टिकट काट दिया गया, वो डीडवाना जाकर के चुनाव लड़े। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? पिछली बार भी बीजेपी एक भी मुस्लिम व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहती थी, पर आखिर में जाकर जब टोंक में सचिन पायलट जाकर अटके जी, तो उनके सामने टोंक के मुस्लिमों की संख्या देखते हुए और वसुंधरा राजे के दबाव को देखते हुए, क्योंकि उस वक्त वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी, टिकट दे दिया गया। लेकिन वो हार गए यूनुस खान, और वो लगभग तय थी उनकी हार, जब टिकट दिया गया तब भी तय थी। वो भी शायद बाद नहीं जाना चाहते थे वहां। हाँ, नहीं जाना चाहते थे, पर मजबूरी में भेजा पार्टी ने, चले गए लड़ने के लिए। जी। फिर वो उनको एक तरह से बिल्कुल पार्टी से बाहर की तरफ ही रखा गया और वसुंधरा राजे का समर्थक होने का जो टैग लगा हुआ था उन पर, इसकी वजह से उनको पार्टी में कोई तवज्जो कभी पूरे 5 साल तक नहीं मिली। और इस बार भी टिकट नहीं दिया गया क्योंकि पार्टी ने तय कर लिया एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा जाएगा। तो इस फार्मूले के तहत कोई संभावना नहीं थी यूनुस खान की लड़ने की, पर यूनुस खान कद्दावर नेता है, मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री, उनको चुनाव लड़ना भी आता है। और जिस सीट पर डीडवाना में लड़े हैं वहाँ 2 हिंदुओं के बीच एक मुसलमान निकल सकता है, ऐसी परिस्थिति थी भी जी। तो वहाँ पर उन्होंने चेतन रूडी को हरा दिया कांग्रेस के। बीजेपी तीसरे नंबर पे गई है जी डीडवाना में, और चेतन रूडी जीते हैं उनसे 2000 कुछ वोटों, 2300 वोट से करीब जीते हैं। यूनुस खान जीते हैं 2392 वोटों से। चेतन रूडी वो भी कांग्रेस के अच्छे प्रत्याशी थे जी, वो भी, लेकिन हार गए और यूनुस खान जीतकर आ गए। बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। बीजेपी प्रत्याशी को 48,814 वोट मिले, जबकि इनको काफी शायद 70,952 इनको मिले और बीजेपी को उन्होंने खदेड़ दिया बिल्कुल। और यूनुस खान मुस्लिम होने के बावजूद भी बीजेपी के वोट भी लेकर आए और जीत गए जी। निर्दलीय हैं बिल्कुल। अब एक और निर्दलीय मेरे ख्याल से शादुलपुर में तो निर्दलीय नहीं, बसपा है, मनोज न्यांगली जीते हैं और मनोज न्यांगली ने हराया है
ओलंपियन कृष्णा पूनिया को, ये इंपॉर्टेंट चुनाव था, ये भी शायद 2000 या 2600 वोटों से ऐसे ही हार जीत हुई है। 2574 मतों से जीते हैं कृष्णा पूनिया, और बीजेपी की सुमित्रा पूनिया। तीनों के बीच टफ फाइट रही। 64,000 जीतने वाले को सेकंड नंबर पे 61,794 और थर्ड नंबर पर जो रहे 59,429 बीजेपी। हाँ, पर फाइट में रही बीजेपी। फाइट में तीनों त्रिकोण रहा यहाँ पे। तो मनोज न्यागली बसपा के जीत गए, क्योंकि जो वोट बैंक है बसपा का, वही वोट बैंक कांग्रेस का है। तो काफी जब बिखराव हुआ तो वो उस तरफ बसपा के टिकट पर मनोज न्यागली पुराने आदमी है बसपा के, और उस इलाके में उनकी पहचान है बसपा के प्रतिनिधि के तौर पर। और मनोज न्यागली के बारे में यह है कि वो वैसे व्यक्ति हैं जो बसपा के प्रति आस्था निष्ठा रखते हैं, और उनके बारे में ये नहीं है कि वो छोड़ के चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। इसलिए तो वो भी 2600 वोट से जीते। और एक और मैं समझता हूँ सीट की हमें चर्चा करनी चाहिए, बाड़मेर में प्रियंका चौधरी जीती हैं। 1 लाख वोट आए उनके, 1,06,948। हालांकि जीती 13,000 वोट से है, पर उन्होंने मेवाराम जैन को कांग्रेस के हराया। बीजेपी यहाँ भी तीसरे नंबर पर। और सबसे बड़ी बात, मात्र 5,355 मत आए बीजेपी प्रत्याशी को, मात्र 5,355 मत मिले हैं। हाँ, तो ये भी लोएस्ट होगा मैं क्या बीजेपी का स्कोर यहाँ। बिल्कुल जीतने वाले प्रत्याशी से 1,01,593 मत पीछे रहे हैं। दीपक कड़वासरा को यहाँ से मैदान में उतारा था बीजेपी ने, और ये तीसरे नंबर पर है जी। तो वो बहुत लोकप्रिय भी हैं, अब काफी काम भी किया उन्होंने। प्रियंका चौधरी ने अपने इलाके में पकड़ है उनकी, और मेवाराम जैन ने भी काम किया 5 साल। ऐसा नहीं है उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए हार जीत जो है वो शायद 13,000 वोट की हुई है जी। पर मेवाराम जैन भी कर्मठ व्यक्ति रहे, शायद उम्र दराज हो गए ऐसा मुझे लगता है जी। और ये जो प्रियंका चौधरी जीत के आई कंपेरेटिवली काफ़ी यंग है जी, और इन्होंने मेहनत भी काफ़ी की है, इनकी फॉलोइंग भी है, खासतौर पर जाट इलाके में काफ़ी ज़बरदस्त फॉलोइंग है। और वो वोट कंसोलिडेट हो गया, जाटों का पोलराइज हो गया। तो बीजेपी का जो कड़वासरा थे उनसे सारा वोट, एक्चुअली वोट आखिरी दिन में शिफ्ट होता है जी। अगर जाति वोट होते हैं ना तो देखते हैं हमारी जाति के का कौन व्यक्ति जीत सकता है, उधर शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। दादारामगढ़ में भी ऐसा हुआ कि सब जाटों ने तय कर लिया कि ये सीट अगर बचानी है, हाँ बचानी है हमको जी। और 2 बार थे, तीसरी बार लगातार प्रयोग कर रही है बीजेपी वहां से कुमावत को जिताने का, और कुमावत को जीतने से रोकना है। तो 2 बार हरीश चौधरी को रोका, तीसरी बार गजानन कुमावत कंपेरेटिवली हल्के प्रत्याशी थे, तो सारे जाटों के वोट कंसोलिडेट होकर वीरेंद्र चौधरी अमराराम होने के बावजूद भी हाँ बीजेपी के कांग्रेस के पास चले गए और वीरेंद्र चौधरी जीत गए। बिल्कुल। तो ऐसे पोलराइजेशन जब वोट का होता है तो सेम जाति के 2 लोग अगर होते हैं मैदान में तो कौन जीत रहा है, कौन उस जाति के प्रत्याशी को हरा सकता है जिस जाति को जीतते हुए देखना नहीं चाहती जी। तो मार्शल कौमें ऐसा फैसला करती हैं, गुजर जाट मीना, और फिर एक तरफा एक रात में वोट पलट जाते हैं। बिल्कुल। चलते चलते एक रोचक सवाल है, ये काफी इंटरेस्टिंग है और पब्लिक जानना भी चाहती है, विशेषकर आपके मुंह से इसकी व्याख्या जरूर सुनना चाहती है कि जो अन्य होते हैं जीत कर आते हैं, अगर बहुमत में कोई पार्टी नहीं आती तो इनकी मान मनोबल होती है, इनकी वैल्यू हो जाती है, ये मंत्री भी बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इस बार का जो मैंडेट है वो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दे रहा है, 115 सीटें आ चुकी है। तो अब इनका क्या होगा? इनके इलाके के लोगों की चिंता ये है कि हमारा जो निर्दलीय विधायक है क्या इसको सरकार सपोर्ट कर पाएगी, क्या यह हमारा विकास कार्य करवा पाएगा? और साथ ही साथ जो छोटी अन्य पार्टियां हैं जिनके भी 2-2, 3-3 विधायक जीत के आए हैं, जैसे बीटीपी के विधायक जीत के आए थे तो गहलोत सरकार में उनकी वैल्यू हुई थी, उनके काम अच्छे खासे हुए थे, उनकी जो भी मांग थी हर बार मुख्यमंत्री मानते थे। लेकिन इस बार बाप के 3 प्रत्याशी हैं, बसपा के 2 हैं, आरएलपी के खुद 1 है, तो इनका क्या होगा? ये एक रोचक सवाल है जो जनता जानना चाहती है। ये कौन मुख्यमंत्री बनता है इस पर ज्यादा डिपेंड करेगा एक तो जी, दूसरा इनकी 2 वैल्यू है जी। जो 8 निर्दलीय जीते इनमें से शायद 7 तो बीजेपी के ही हैं जी, चाहे बीजेपी के हैं, विचार परिवार के हैं, बीजेपी के सदस्य नहीं है तो भी विचार परिवार के हैं जी। एक तो इनकी सबसे प्रमुख वैल्यू ये है कि 5 साल में 1, 2, 3 बार राज्यसभा का चुनाव आएगा जी, और 115 विधायक होते हुए 2 प्रत्याशी जिता पाए, इसके लिए उन्हें बहुत ही सेफ रहने के लिए कम से कम 5-6 वोटों की जरूरत पड़ेगी कम से कम जी। तो ये निर्दलियों की 8 जो निर्दलीय की वक्त तो ये है वक्त कि वो दूसरी सीट जिताने के काम आ सकते हैं या काम में लेने के लिए, श्योर होने के लिए दूसरी सीट के लिए जी। और जब 4 सीटों का होगा तब तीसरी सीट के लिए श्योर होने के लिए जी जरूरत पड़ सकती है। एक बार 4 सीट का चुनाव होता है, हर 2 साल बाद चुनाव होते हैं जी। 6-6 साल में खाली होती सीट, मतलब एक आदमी 6 साल रहता है। तो अभी मार्च अप्रैल में मेरे ख्याल से राज्यसभा की सीटें जिसमें किरोड़लाल मीणा भी शामिल है, कार्यकाल पूरा होने वाला है जी। तो चुनाव होंगे, इसलिए पहली जरूरत तो वहां पड़ेगी कि जब ये 3 सांसद राज्यसभा के चुने जाने होंगे तब इनके 5-7 निर्दलियों के वोटों की श्योर होने के लिए जरूरत पड़ेगी। एक बात तो ये जी। दूसरी बात, लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो जो निर्दलीय जीत के आए
जिनको भाजपा ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया, जी अब अगर पार्टी को जरूरत पड़ेगी, महसूस होगी जरूरत कि अपने लिए लोकसभा चुनाव में इनकी उपयोगिता है, इनका काम कराना, इनको साथ रखना है, जी तो शायद इनको भाजपा में वापस शामिल भी कर लिया जाए जी और एसोसिएट मेंबर के रूप में भाजपा में अपने साथ रखते हुए जी इनका उपयोग लोकसभा चुनाव में किया जाए और अगले विधानसभा चुनाव में जी इनका निष्कासन रद्द करके इनको फिर गले से लगा लिया जाए। 3 सीटें खाली होंगी राज्यसभा की, किरोड़ीलाल मीणा, मनमोहन सिंह, भूपेंद्र यादव, जिनका कार्यकाल जी अप्रैल में पूरा हो रहा है। जी, तो किरोड़ीलाल मीणा तो एमएलए बनकर आ गए, अब चॉइस उनके पास है, बीजेपी के पास है कि उनको वापस सांसद बना के भेजते हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा सकते हैं उनको दौसा से, और विधानसभा में चुन के आ गए तो हम कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं वो। जी तीनों ऑप्शन है किरोड़ीलाल मीणा के लिए, तो विधायक बने रहेंगे तो लोकसभा से, राज्यसभा से इस्तीफा देंगे, सीट खाली हो जाएगी, पर चुनाव अप्रैल में होगा, ड्यू कोर्स में होना है, इसलिए जी राज्यसभा के लिए दोबारा चुन के जा सकते हैं, तो जगह है, वोट है इतने बीजेपी के पास कि उनको दोबारा चुन के भेज सकती है राज्यसभा में और केंद्र में मंत्री बना सकती है आगे चलकर। जी और तीसरा ऑप्शन ये है कि उनको विधानसभा की सीट पे रहते हुए, कायम रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए, दौसा की रिजर्व सीट से, एसटी सीट से, और अगर वो जीत जाए तो केंद्र में फिर उनको कोई स्थान दिया जाए, विधानसभा से इस्तीफा दिला दिया जाए। तीनों ऑप्शन किरोड़ीलाल मीणा के पास सामने हैं। लेकिन जो अन्य जो विधायक जीत बने जी। हैं सांसद, खासतौर पर हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी, इन दोनों के पास भी अभी ये सांसद भी हैं और विधायक चुने गए हैं, लेकिन इनके 15 दिन का समय है, 15 दिन में इनको दोनों में से एक सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा, या लोकसभा से या विधानसभा से। जी तो अब पार्टी तय करेगी, अगर पार्टी इनको राज्य विधानसभा में कंफर्टेबल मेजोरिटी आने के बाद वो स्थान नहीं दे सकती सम्मान का, जी जो उनकी सीनियरिटी की वजह से, पूर्व में एक मंत्री रहने की वजह से होगा, तो पार्टी तय कर लेगी कि दोबारा ये अपनी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ लें, विधानसभा में उपचुनाव हो जाएगा। हाँ, और यहाँ मार्जिन है, अच्छा खासा मार्जिन भी है, तो कोई रिस्क कोई भी दिक्कत रिस्क नहीं है, और जो 2-3 लोग हार गए उनके लिए रास्ता खुल जाएगा चुनाव लड़ने का वापस। नाराज है उनको मना लिया नाराज नहीं, जो हार गए हैं बड़े नेता, राजेंद्र राठौड़ जैसे नेता, सतीश पूनिया जैसे नेता, उनके लिए रास्ता बनाया जा सकता है। जी और इस्तीफा नहीं देते हैं लोकसभा से तो विधायक बने रहेंगे, कैबिनेट मंत्री या कोई मंत्री पद जो उचित समझा जाएगा या कोई और काम इनको सौंपा जाएगा, पर महत्वपूर्ण लोग हैं दोनों लोगों को ऐसे सिर्फ विधायक बनाकर पार्टी रखे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो ये पोजीशन होगी, और मनमोहन सिंह को वापस से कांग्रेस जिताना चाहे तो जिता सकती है, एक सीट जिताने लायक कांग्रेस के पास शक्ति है। जी भूपेंद्र यादव फिर राज्यसभा में जाएंगे, या भूपेंद्र यादव मंत्री बने रहेंगे और लोकसभा का चुनाव अलवर से लड़ेंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह में छोड़ के जा रहा हूं राजनीति के गलियारों में, सियासत के गलियारों में, कि भूपेंद्र यादव के पास भी दोनों ऑप्शन है, क्योंकि उनकी सांसदी खत्म होने के बाद राज्यसभा की जी 6 महीने का समय होता है जब वो मंत्री रह सकते हैं और कहीं से चुनकर आ सकते हैं किसी सदन में, तो वो राज्यसभा की बजाय ऑप्शन लेना चाहें तो अलवर से यादव बहुल सीट है, उनके पास चॉइस है लोकसभा का चुनाव लड़ने की, तो भूपेंद्र यादव लोकसभा भी लड़ सकते हैं, राज्यसभा भी लड़ सकते हैं। किरोड़ीलाल मीणा विधानसभा बने रह सकते हैं, राज्यसभा में जा सकते हैं, लोकसभा में जा सकते हैं। जी मनमोहन सिंह को फिर से पार्टी अगर चुनना चाहे, किसी नए चेहरे को नहीं लाना चाहे, या जो लोग हार गए कांग्रेस में उनमें से किसी को ऐसा पद देना चाहे, या देश के किसी ऐसे बड़े नेता को, जो राजस्थान तो चरागा है, कभी कोई उत्तर प्रदेश से आ जाता है, कभी कहीं से आ जाता है, और कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों में ऐसा होता रहा है कि बाहर के आए हुए लोगों को राजस्थान से, जबकि राज्यसभा बनी इसलिए थी कि राज्य का प्रतिनिधित्व प्रॉपर तरीके से हो सके, अगर लोकसभा में उसके सांसद नहीं आए तो उस राज्य के जी सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद नहीं आए तो, लेकिन अब वो बाध्यता खत्म हो गई, उसी राज्य का वोटर होना जरूरी है, पहले थी ये बाध्यता, लेकिन ये ऑप्शन है। और तीसरी सीट किरोड़ीलाल मीणा, ये और मनमोहन सिंह, तीनों पे हमने डिस्कस कर लिया। कांग्रेस एक सांसद चुन के भेज सकती है राज्यसभा में, बीजेपी के पास 2 चुनकर भेजने की क्षमता है, अगर चुनाव नहीं होता, निर्दलीय होता तो चले ही जाएंगे, नहीं तो निर्दलियों के सहयोग से वो 2 सांसद बहुत आसानी से भेज सकती है राज्यसभा में। शायद किरोड़ीलाल मीणा और भूपेंद्र यादव लोकसभा का चुनाव लड़ें, ऐसा संकेत मुझे है, तो हो सकता है 2 नए लोगों को बीजेपी मौका दे सकती है। उन लोगों को भी जो हार गए दिग्गज हैं वो भी राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं, ऐसे लोग जो लोकसभा की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से, जातिगत समीकरण की दृष्टि से राजस्थान में बीजेपी के काम आए, या देश के किसी और कोने में जिनकी अहमियत है, संसद बन के एक अच्छे सांसद के रूप में परफॉर्म कर सकें, जरूरत महसूस करे पार्टी, तो उनको भी यहाँ से